आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल क्या होती है या बैक्टीरियोफेज किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है, वो किस तरीके से नॉर्मल सारी चीजें कर रहा होता है। तो याद रखना बैक्टीरियोफेज की लाइफ साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब वो कौन से दो पार्ट्स हैं? नंबर वन लाइटिक साइकिल, नंबर टू लाइसोजेनिक साइकिल। तो याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियोफेज दो तरह की लाइफ साइकिल गुजारता है, ठीक है। एक होती है लाइटिक साइकिल एंड द सेकेंड वन इज लाइसोजेनिक साइकिल। तो हमने दोनों साइकिल्स को एक एक करके पढ़ना है और दोनों साइकिल को डिटेल के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। अब लाइटिक साइकिल के अंदर क्या फर्क है और लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर क्या फर्क है, किस तरीके से दोनों साइकिल्स चलती हैं, इन सारी चीजों को हमने देखना है, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद द लाइटिक साइकिल एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। चलो, अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल से। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं लाइटिक साइकिल से। चलो, अब लाइटिक साइकिल क्या होती है? देखो याद रखना, लाइटिक साइकिल के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे हल हो जाता है। एंड लाइटिक साइकिल को आप कहते हो मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। देखो इनका भी रिलेशनशिप है दुनिया में। रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है देखो, मास्टर स्लेव रिलेशनशिप। अब ये क्या होता है, सुनना जरा आवाज। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप, सही। अब देखो लाइटिक साइकिल का मकसद क्या है। लाइटिक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसके अंदर होने वाला है कि आपका जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद उस पर काबू पा लेगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाऊं, मिनट, जस्ट गिव मी, सही है। हाँ, सी दिस पिक्चर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर। और इस पिक्चर को अगर आप समझ जाओगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, ठीक है। अब जरा सुनना मेरी बात गौर से। अब इस कहानी के अंदर हो क्या है, देखो सबसे पहले इस कहानी के अंदर बहुत सिंपल सी बात है। एक बैक्टीरियोफेज जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो आएगा और आके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। ना सिर्फ इन्फेक्ट करेगा बल्कि इस बैक्टीरियोफेज के अंदर ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए जाके बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा और इस डीएनए की मदद से ये क्या बनाएगा, बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनाएगा। इसका मतलब यह है कि एक बैक्टीरियोफेज जब एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के बाद वो उस बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनाएगा एंड अल्टीमेटली उस सेल को डिस्ट्रॉय करके तमाम के तमाम बैक्टीरियोफेज को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। अब इसको मास्टर स्लेव रिलेशनशिप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक दफा बैक्टीरियोफेज आ गया और उसने बैक्टीरिया का कंट्रोल संभाल लिया, तब बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है ना, वो हाकिम हो जाएगा। वो समझो पूरे सेल का कंट्रोल संभाल लेगा और आपका जो सेल है ना, वो एक गुलाम की जिंदगी गुजारे। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज बोलेगा वो सेल मानेगा। सिंपल आसान जबान में अगर बात करें, दिस इज लाइटिक साइकिल। अल्टीमेटली मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है भाई, जो स्लेव होता है बेचारा गुलाम होता है, वो अल्टीमेटली मर ही जाता है ना। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी कहानी होती है। अब जरा सुनना गौर से, लाइटिक साइकिल के अंदर होता क्या क्या है। सबसे पहले
सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है? सबसे पहला स्टेप होने वाला है आपका बैक्टीरियोफेज का आना। सही है। तो अगर मैं नंबर 1 स्टेप लिखूं, तो नंबर 1 स्टेप क्या होगा? अटैचमेंट। भाई दुनिया की तमाम अटैचमेंट अच्छी नहीं होती, याद रखना, अटैचमेंट्स आर डेंजरस, वेरी डेंजरस। तो बिल्कुल इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज आएगा, और बैक्टीरियोफेज आके अटैच हो जाएगा किसके साथ? बैक्टीरियल सेल के साथ। सवाल ये होता है कि इस अटैचमेंट का कोई क्या कोई दूसरा नाम होता है? इस अटैचमेंट का क्या कोई दूसरा नाम होता है? बता सकते हैं मुझे को? आई वुड बी रियली इंप्रेस्ड बाय समवन अगर कोई मुझे इस अटैचमेंट का दूसरा नाम बता दे। इसे आप एडसॉर्प्शन भी कह सकते हो। एडसॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्ब होना, एक होता है एड्सॉर्ब होना। दोनों के अंदर फर्क है। इंग्लिश का वर्ड है, एड्सॉर्प्शन का मतलब है चिपक जाना, सिंपल। तो मैंने आपको क्या बोला? बैक्टीरिया के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज आया और चिपक गया, अब अटैचमेंट हो गई। जिंदगी का उसूल है, जब अटैचमेंट होती है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो अटैचमेंट है ना, ये अटैचमेंट जो बैक्टीरियोफेज की बैक्टीरिया के साथ हो रही है, जाहिर सी बात है ये ऐसे तो नहीं हो रही ना सिंपल बैक्टीरियोफेज आया और चिपक गया, नहीं। जाहिर सी बात है बैक्टीरियल सेल के ऊपर कोई रिसेप्टर होगा, और उस रिसेप्टर के साथ ये बैक्टीरियोफेज बाइंड किया होगा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। सही। अब नए नए अटैचमेंट के दिन है, जब नए नए अटैचमेंट के दिन है तो बैक्टीरिया को बड़ा अच्छा लगता है, भाई मेरे पास भी कोई आया है, मेरी भी किसी से अटैचमेंट हो गई है। अब होता क्या है? होता ये है कि भाई अटैचमेंट के अंदर यही होता है ना, लोग आते हैं और आपकी जिंदगी में आके जहर घोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से क्या होगा? अब होगा ये अब होगा ये कि ये जो अटैचमेंट है ना, इसके बाद ये जो बैक्टीरियोफेज के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, जीनोम मौजूद है, ये जीनोम बैक्टीरियोफेज डाल देगा किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से अटैचमेंट के बाद लोग आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं, तो यही होगा। अब होगा क्या कि ये जो जीनोम है ना, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जेनेटिक मटेरियल कहां आ जाएगा? ये जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा बैक्टीरियल सेल के अंदर। ये जो जीनोम है, ये जीनोम कहां आ जाएगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब ये देखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल था, ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसने इंजेक्ट कर दिया कहां पे? इसने इंजेक्ट कर दिया बैक्टीरियल सेल के अंदर। सवाल ये होता है ये कैसे करेगा? भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे जो है वो टेल शीट होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिंपल जैसे इंजेक्शन की तरह टेल शीट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और पूरा का पूरा जो जीनोम है वो कहाँ जाएगा? बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाएगा। अब पीछे जो कुछ बचा है वो क्या है? उसके अंदर तो कुछ भी नहीं, खाली है। तो उसे आप कह सकते हो घोस्ट, उसे आप कह सकते हो घोस्ट। यानी कि बैक्टीरियोफेज का ये सारा पार्ट बैक्टीरिया के अंदर नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल अंदर आता है। गॉट इट बच्चों? इतना क्लियर है भाई? यस। ये रिवर्सिबल, ये जो अटैचमेंट होती है ये रिवर्सिबल होती है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। चलो, अब अगला स्टेप क्या होगा? भाई एक शख्स आया, उसने अटैचमेंट की, अटैचमेंट करने के बाद आपकी जिंदगी में जहर घोला, आपका ब्रेन वॉश किया। अब क्या होगा? तीसरा स्टेप क्या होगा? बहुत आसान है, इसको इसको अगर आप लॉजिकली समझो ना तो बहुत बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी। सिंपल है। अब जो जहर उसने आपकी जिंदगी में घोला था, ये जो जहर बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया की जिंदगी में घोला था, वो बैक्टीरिया क्या करेगा? वो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस पूरे सेल का कंट्रोल संभाल लेगा। इसीलिए बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो मास्टर है, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपको नहीं, बैक्टीरिया को कंट्रोल कर रहा है। और बेचारा बैक्टीरिया क्या है? स्लेव है, गुलाम है। अब जो वो कहेगा वो मानेगा। भाई यही होता है ना, अटैचमेंट होती है, लोग आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं, फिर उसके बाद जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये होगा कि आपका जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को हाईजैक कर लिया जाएगा। कौन करेगा? बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल। और उससे अपनी मर्जी का क्या बनाएगा? अपनी मर्जी की चीजें बनाएगा। अब ये अपनी मर्जी की चीजें क्या है? मैं सिंपल इसे कह सकता हूं रेप्लिकेशन ऑफ, या इसे बायोसिंथेसिस भी कह सकता हूं। अब ये बायोसिंथेसिस क्या है, जरा सुनना गौर से, ठीक है? देखो,
अब हुआ क्या? अब हुआ ये बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए आ गया। अब इस डीएनए ने पूरे सेल का कंट्रोल संभाल लिया, और पूरे सेल का कंट्रोल संभालने के बाद कहा कि भाई अब होगा वही जो मैं कहूं। अब होता यह है कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए या के पूरे सेल को हाईजैक करता है और अपनी मर्जी का डीएनए बनाता है, अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाता है, और सेल के जो डीएनए को, जो बैक्टीरिया का डीएनए, उसको डिग्रेड कर देता है, उसको खत्म कर देता है। जैसे जब अटैचमेंट होगी, लोग आपकी जिंदगी में जहर घोलेंगे, तो भाई अगला स्टेप क्या होगा? आपको लोग कंट्रोल करेंगे। अब कंट्रोल करने के बाद होता क्या है? कंट्रोल करने के बाद ये होता है कि भाई वो आपकी जहनी सलाहियत को खत्म कर देते हैं, और वो अपनी जहनी सलाहियत आपके ऊपर मुसल्लत करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज ने ये काम कर लिया। अब बैक्टीरियोफेज क्या करेगा? अपनी मर्जी का डीएनए बनाएगा, अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाएगा। बना लिया उसने, उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। अब वो क्या करेगा? इस अब जाहिर सी बात है, उसने रॉ मटेरियल बना लिए। जैसे गाड़ी नहीं होती, गाड़ी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, फिर उनको असेंबल किया जाता है। इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज ने क्या किया? अपना डीएनए बना लिया, अपना प्रोटीन बना लिया। अब जाहिर सी बात है, इनको असेंबल भी तो करना है ना, इसको मिला के नया बैक्टीरियोफेज भी तो बनाना है। तो बिल्कुल अगला स्टेप क्या होगा? मैच्योरेशन का होगा। मैच्योरेशन के अंदर क्या होगा? मैच्योरेशन के अंदर सिर्फ इतना स्टेप होगा कि आपका बैक्टीरियोफेज ने जो जेनेटिक मटेरियल, जो प्रोटीन वगैरह बनाया था, वो इसको असेंबल करेगा, और इसको असेंबल करने के बाद एक नया बैक्टीरियोफेज बनाएगा, जिसे आप क्या कहोगे? विरियन कहोगे? नहीं कहोगे? कंप्लीट बैक्टीरियोफेज को आप क्या कहते हो? विरियन कहते हो, शाबाश। तो अब ये मैच्योरेशन हो गई। मैच्योरेशन के बाद आखिरी स्टेप क्या होगा भाई? उसने अपना मकसद पूरा किया। अब वो आपको तोड़ के, अब वो आपको जहनी दबाव में डाल के आपकी जिंदगी से अलग हो जाएगा। और इसी तरीके से ये एक बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए आया था, इसने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बनाए, और अल्टीमेटली सेल को क्या कर दिया? बर्स्ट कर दिया। तो बर्स्ट करने को लिसिस कहोगे। तो द लास्ट स्टेप वुड बी लिसिस। ठीक है भैया? तो लिसिस क्या है? लिसिस एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर सेल टूटेगा और बहुत सारे फेजेस जो है वो बाहर निकल जाएंगे। दिस इज सिंपल लाइटिक साइकिल। इसके अंदर अल्टीमेटली आखिर में किसका नुकसान हो रहा है? बैक्टीरिया का नुकसान हो रहा है। कितने बैक्टीरियोफेज निकलेंगे? तकरीबन 100 से 200 बैक्टीरियोफेज निकलेंगे, और जब ये निकलेंगे तो फिर ये जाके दूसरों को इफेक्ट करेंगे। गॉट इट भैया? इज इट क्लियर? इसमें कोई मसला है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप है लाइसोजेनिक साइकिल। द सेकेंड स्टेप, द सेकेंड साइकिल इज द लाइसोजेनिक साइकिल। चलो इसमें कोई मसला है तो मुझे बताओ जल्दी से। अब लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के अंदर ना, इसका कुछ उलट होता है। क्या मतलब? अच्छा, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को कुछ किताबें होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप भी कहती है। अगेन रिलेशनशिप आ गया। तो जहां रिलेशनशिप आता है वहां मुसीबतें तो आती हैं। सही है। तो अब जरा देखना, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप के अंदर क्या होता है, सुनो। अच्छा, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप के अंदर कहानी बहुत सिंपल सी है। होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप के अंदर बैक्टीरिया के ऊपर जो बैक्टीरियोफेज आ रहा है ना, वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली बैक्टीरिया को किल नहीं करेगा, बल्कि उसको इस्तेमाल करेगा। और उसको इस्तेमाल करने के बाद जब वो इस्तेमाल कर लेगा, तब उसको डिस्ट्रॉय करेगा। अब होता क्या है उसके लिए? एक पिक्चर है, वो पिक्चर हम देख लेते हैं जल्दी से। ओके, सो हियर इज द पिक्चर। अच्छा, ये पिक्चर अब गौर से देखना भाई। ओके,
चलो अब इस पिक्चर के अंदर देखते जाना चीजें और अपने लिए आसान करते जाना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर भी? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप वही होगा कि बैक्टीरियोफेज आएगा, और बैक्टीरियोफेज आने के बाद क्या होगा भैया? बैक्टीरियोफेज आने के बाद वो चिपक जाएगा किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो सेम होगा, एड्सॉर्प्शन, यानी कि पहला स्टेप सेम है। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा भैया? दूसरा स्टेप भी सेम होगा। और दूसरा स्टेप क्या होने वाला है? आके वो अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा। तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल उसने इंजेक्ट कर दिया। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, यानी कि ये दो स्टेप तो सेम है। पहला स्टेप क्या है? एड्सॉर्प्शन, चिपकना, अटैच हो जाना, एड्सॉर्प्शन। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है आपके पास पेनिट्रेशन। तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप होगा, अब जरा इंपॉर्टेंट है, अब होगा ये कि ये जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल आया ना, ये अभी खामोशी से काम करेगा। और ये क्या करेगा? खुद को इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन कर लेगा। यानी कि ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जाके चिपक जाएगा किसके साथ? बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। तो अल्टीमेटली द फेज डीएनए इंटीग्रेट इनटू द होस्ट क्रोमोसोम। अब क्या हुआ? जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है वो कंबाइन कर गया किसके साथ? बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। इस स्टेप को क्या कहोगे? ये क्या हुई है? इंटीग्रेशन हुई है। इसे आप कहोगे इंटीग्रेशन, यानी कि दो चीजों का मिलना। तो ये रिलेशनशिप डायरेक्टली तो नुकसान दे नहीं है, पहला वाला रिलेशनशिप तो बहुत ही टॉक्सिक था। ये रिलेशनशिप ना टॉक्सिक नहीं है, ये वो जिसे उर्दू में कहते हैं मीठी छुरी है। पहले आएगा, आगे अच्छी अच्छी बातें करेगा, आपके साथ अटैच हो जाएगा, फिर अपना रंग दिखाएगा। बिल्कुल सेम कहानी यहाँ पे भी है, सही है। अब हुआ क्या? इंटीग्रेशन हुआ। इंटीग्रेशन का मतलब ये कि जेनेटिक मटेरियल कंबाइन कर गया होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ। अब होगा ये कि जब जब सेल डिवाइड करेगा तब तक उसके अंदर डीएनए भी डिवाइड होगा, जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होगा। और जब जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा तब तब उसके अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल भी होगा, हाँ के ना? लेट सपोज एक सेल को बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया था, लेकिन वो एक सेल 10,000 सेल के अंदर डिवाइड हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब उन 10,000 के 10,000 सेल्स के अंदर क्या है? बैक्टीरियोफेज का खून मौजूद है। खून से मुराद जेनेटिक मटेरियल मौजूद। अब अगर जिस दिन बैक्टीरियोफेज की जेनेटिक मटेरियल का दिमाग घूमा, दिमाग घूमने से मुराद ये कि जब उसको ये बेहतर लगा कि अब सही वक्त है इसको नुकसान पहुंचाओ, लोग सही वक्त देखते थे नुकसान पहुंचाने के लिए, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ही बैक्टीरियोफेज को नजर आया कि भाई सही वक्त है अब इसको नुकसान पहुंचाओ, जैसे ही बैक्टीरियोफेज को पता लगा कि भैया अब सही वक्त है नुकसान पहुंचाओ, इसको इसकी इसकी मेंटल हालत को बर्बाद कर दो, इसको बर्बाद कर दो, अब क्या होगा? ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल खुद को अलग कर लेगा किसके साथ? बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ। और अब जैसे ही वो इसको अलग करेगा बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ, अब वो अपना असल रंग दिखाएगा और ये बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल पूरे के पूरे सेल का कंट्रोल संभाल लेगा। और फिर तमाम के तमाम स्टेप्स वही रहेंगे जो आपके लाइटिक साइकिल। तो चौथा स्टेप क्या था? चौथा स्टेप था रेप्लिकेशन। चौथा स्टेप था रेप्लिकेशन, ठीक है। और पांचवा स्टेप क्या था? अलग होना, जिसे आप इंडक्शन भी कह सकते हो। और बाकी तो सेम है, रिमेन से। क्लियर है भैया? सेम वाली बात का मतलब यह है कि अब जब वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए ने अपना सेल का कंट्रोल संभाल लिया तो वो क्या करेगा? अपनी मर्जी का डीएनए बनाएगा, अपनी मर्जी का प्रोटीन बनाएगा, फिर उस डीएनए और प्रोटीन को असेंबल करके नए बैक्टीरियोफेज बनाएगा और फिर सेल को चीर फाड़ के, सेल को बर्स्ट करके
इन तमाम बैक्टीरियोफेज को एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर देगा और अल्टीमेटली बाकी सारे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। एक बात जो यहां पे रह गई थी वो ये थी कि बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल जब बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ कंबाइन करता है तो इसे आप प्रोफेज कहते हो। तो यहां पे प्रोफेज फॉर्मेशन होती है। गॉट इट भैया? दिमाग में आ गया? इतनी आसान एग्जांपल दे देके तुम लोगों को मैंने एक मुश्किल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इंडक्शन कुछ नहीं है, बस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल और बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल अलग होगा। सिंपल है, वेरी सिंपल। यस, लाइसोजेनिक साइकिल भी अल्टीमेटली लाइटिक साइकिल पे ही खत्म होगी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये होता है कि सर बैक्टीरियोफेज निकलेगा कैसे, सेल बर्स्ट कैसे होगा? तो भाई बैक्टीरियोफेज निकलेगा ऐसे कि आपका जो बैक्टीरियोफेज है ना, ये लाइसोजाइम रिलीज करेगा, अल्टीमेटली बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया फट जाएगा। ठीक है। प्रोफेज का मतलब मैंने आपको बता रही है, जब भी बैक्टीरिया का डीएनए या बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करेगा बैक्टीरियोफेज की जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो अल्टीमेटली गॉट इट भैया? इसमें कोई मसला तो पूछ लो मुझसे। अब सवाल ये होता है कि सर क्या इन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कहीं है? यस, इन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है? इन बैक्टीरियोफेज का इस्तेमाल होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने आपने बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बनाना है, एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर आपने बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बनाना है तो आपको बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन का जेनेटिक मटीरियल डालना पड़ेगा। तो वह जेनेटिक मटीरियल आप कैसे डालोगे? बैक्टीरियोफेज के जरिए। और इसके लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है लैम्डा फेज। तो याद रखना, लैम्डा फेज इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलो आगे बढ़े भाई। कैन यू मूव फॉरवर्ड? इतना क्लियर है? HIV एड्स की बात करते हैं। बेटा पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो एक अलग चीज है। ठीक है। सो हमने क्या बात की? हमने ये बताया कि भाई HIV और एड्स हमने डिस्कस करना है। अब HIV और एड्स के अंदर फर्क क्या है? देखो, HIV इज ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जबकि उसकी वजह से जो बीमारी हो रही है वो है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है। सिंड्रोम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डिजीज को, बहुत सारे डिजीज मिलते हैं तो सिंड्रोम बनता है। जैसे कशिंग सिंड्रोम होता है, बहुत सारे और सिंड्रोम होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सिंड्रोम्स जो आप पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आपने इसको भी याद रखना है। सही है। सबसे पहले डिस्कवर हुआ था कैलिफोर्निया की होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के अंदर 1981 के अंदर। तो दैट वाज फर्स्ट द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी जिसके अंदर ये डिस्कवर हुआ था, और आज भी एक अमेरिका के अंदर बहुत कॉमन है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं HIV के स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर ऑफ HIV इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमने अच्छे से पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। HIV वायरस का ताल्लुक कौन सी फैमिली से? वैसे वायरस ना लिखो, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ HIV। चलो भाई, HIV का ताल्लुक कौन सी फैमिली से, वायरस की कौन सी फैमिली से है भाई? मैंने आप लोग को फैमिली इसीलिए पढ़ाई थी ताकि आपको याद रहे कि भाई कौन सी फैमिली से ताल्लुक है, कौन सी नहीं है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ताकि अल्टीमेटली जो है ना वो आपको इसका फायदा भी है। हाँ भैया, जल्दी बताओ। HIV का ताल्लुक कौन सी फैमिली से है? सवाल। हाँ भैया, रेट्रोवायरस फैमिली से। शाबाश, रेट्रोवायरस फैमिली से। अब HIV का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? सही है। चलो अब हम डिस्कस करेंगे HIV के स्ट्रक्चर को। सो सी हियर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का। ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अब इसके अंदर हमने कुछ चीजें पढ़नी है, वो हम साथ साथ पढ़ते जाते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप HIV को देखो तो HIV की शेप कैसी है? पहले हम जरा इसके ग्रॉस फीचर्स पे बात करते हैं। ग्रॉस का मतलब है जो आपको आंखों से नजर आ रहे हैं। इसकी शेप कैसी है भैया? इसकी शेप है स्फेरिकल।
एनवेलप्ड है नॉन एनवेलप्ड है? चलो देख के बता दो मुझे, एनवेलप्ड है नॉन एनवेलप्ड है? हाँ भैया, एनवेलप्ड है, शाबाश। तो एनवेलप्ड हो गया, एनवेलप्ड हो गया, सही है। अगर मैं इसके डायामीटर की बात करूं तो इट्स अबाउट 120, डायामीटर की बात करूं तो इट्स अबाउट 120 नैनोमीटर, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। 120 नैनोमीटर, बस एक दफा पढ़ लो, इंपॉर्टेंट नहीं है, सही है। अब अगर इस वायरस को देखूं तो सबसे पहले मुझे क्या नजर आएगा? सबसे पहले मुझे ये नजर आएगा कि ये वायरस 120 नैनोमीटर का है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और अच्छा, अब यहां पे एक सवाल है मेरा आप लोगों से। सवाल ये है कि वायरस कैसे देखा जा सकता है? हाउ अ वायरस कैन बी विजुअलाइज्ड? कैसे देखोगे? अगर मुझे एक वायरस को देखना है तो मैं किसकी मदद से देखूंगा? माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप आंसर होगा? क्या लाइट माइक्रोस्कोप से वायरस नजर आ सकता है? नहीं नजर आ सकता। तो आपको देखना होगा कौन से माइक्रोस्कोप से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू कैन ऑब्जर्व द वायरस, ठीक है। अब यहां पे एनवलप्ड वायरस है, स्फेरिकल है, डायमीटर इतना है, ये सारी बातें तो हमने कर ली। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने आगे बाहर से अंदर की तरफ आना है। याद रखना, किसी भी स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है कि आप बाहर से अंदर, बाहर से अंदर आने का मतलब ये कि सबसे बाहर क्या है? सबसे बाहर आपके पास क्या मौजूद है भाई? ये क्या है? दिस इज, बोलो भैया, ये क्या है? रेड कलर का ये क्या मौजूद है? दिस इज एनवेलप। तो सबसे बाहर आपके पास वायरस में क्या मौजूद है? एनवेलप। ये एनवेलप कहां से आया? ये एनवेलप आया होस्ट सेल मेम्ब्रेन से। कैसे आया? इसी की लाइफ साइकिल के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखना, बाहर एनवेलप मौजूद है जो कि लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है, डबल लेयर लाइपोप्रोटीन की है। और उसके अलावा याद रखना कि इस एनवेलप के ऊपर तकरीबन 72, कितने? तकरीबन 72 इस तरीके से ये क्या मौजूद है? स्पाइक्स मौजूद है। तो तकरीबन तकरीबन 72 स्पाइक्स मौजूद है। इन स्पाइक्स को क्या कहते थे? जनरल स्ट्रक्चर हमने पढ़ रखा है। इन स्पाइक्स को आप कहते थे ग्लाइकोप्रोटीन। दे आर बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स हैं, ये दो तरह के, कितनी तरह के? दो तरह के। एक है जीपी ग्लाइकोप्रोटीन 120 और जीपी 40। अब ये जीपी, जीपी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन? 120, ये बस नाम है इसका। और एक है जीपी 41। अब इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? देखो, ये आपको जो मेम्ब्रेन के अंदर जाता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन। ट्रांस मेम्ब्रेन का मतलब है अंदर जा रहा है मेम्ब्रेन के, ग्लाइकोप्रोटीन 40। जबकि ये जो ऊपर नजर आ रहा है ना, दिस इज जीपी 120। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जीपी 120 का काम क्या है, जीपी 41 का काम क्या है, तो वैसे अपने अभी उसको थोड़ी देर में डिस्कस करना है, बट फिलहाल आप अभी इतना याद रख सकते हो कि जीपी 120 क्या है और जीपी 41 क्या है। फिर उसके नीचे आपको क्या नजर आ रहा है? भाई मैंने आपको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल सा बता दिया। पहले बाहर देखो, बाहर एनवेलप है, उसके बाद ये क्या है? ये जो आपको येलोइश कलर से नजर आ रहा है, दिस इज व्हाट? बता सकते हैं मुझे? ये क्या है? दिस इज मैट्रिक्स प्रोटीन, ठीक है। तो द सेकेंड थिंग इज मैट्रिक्स, और ये एक प्रोटीन है, मैट्रिक्स प्रोटीन। और इसका नाम क्या है? मैट्रिक्स प्रोटीन P17। मैट्रिक्स प्रोटीन P17, ये जिस प्रोटीन से मिलकर बना है ना, उसका नाम P17 है। ये मैट्रिक्स है, जिस प्रोटीन से बना है उसका नाम है P17। बस इतना याद कर। उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है भाई? मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूं ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे। कैप्सिड नजर आ रहा है। कैप्सिड किससे मिलकर बना है? कैप्सोमेयर से मिलकर बना है। अब इस कैप्सिड के अंदर, इस कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद होगा? कैप्सिड किससे मिलकर बना है? तो पहले तो ये मुझे ये बता दो, कैप्सिड आपको नजर आ रहा होगा, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड व्हाट? पी
24। तो पी बोले तो प्रोटीन, पी बोले तो प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम है 24। ठीक है, P24। सही है। अब इस कैप्सिड के अंदर क्या मौजूद है? अब कैप्सिड के अंदर देखो क्या मौजूद है। अब ये कैप्सिड के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये देखो ये कैप्सिड है। इस कैप्सिड के अंदर ये क्या है? ये आपको नजर आ रहा है, जो ब्लैक कलर से नजर आ रहा है, दिस इज आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है? बोलो भैया, इज इट सिंगल और डबल? चलो इसकी बात थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले आपको यहां पे ये नजर आ रहा है, ये एक प्रोटीन है या एंजाइम कह लो, ये दूसरा एंजाइम है, और यहाँ पे एक तीसरा एंजाइम भी होगा। वैसे तो अभी दो याद रखो, ये आपको तीसरा भी नजर आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे तीन एंजाइम्स मौजूद है। कौन से तीन एंजाइम्स है? सबसे पहले वाले एंजाइम का नाम तो आपने कभी नहीं भूलना, क्योंकि ये रेट्रो फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरे एंजाइम का नाम क्या है? इंटीग्रेज। नाम ही सब कुछ बता रहा है। और तीसरे का नाम क्या है? प्रोटीएज। तो तीन एंजाइम्स हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, ये तीन एंजाइम। अब इन तीनों एंजाइम का काम एक एक करके पढ़ना है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाना, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना। इंटीग्रेज का काम क्या है? उस डीएनए को होस्ट के डीएनए के साथ मिलाना। और प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ेगा, सिंपल। फिर आखिर में क्या मौजूद है? जीनोम, जेनेटिक मटेरियल। तो द लास्ट थिंग इज द जीनोम। और इसका जीनोम कैसा है? बोलो भैया, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो इसका ताल्लुक कौन सी कैटेगरी से, कौन सी क्लास से? बताओ मुझे जरा, इसका ताल्लुक कौन सी क्लास से? क्लास हमने पढ़ी थी ना बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन के अंदर, क्लास नंबर क्या था? क्लास नंबर बताओ मुझे। थ्री नहीं था, थ्री भी, फोर भी नहीं था, सिक्स था। शाबाश, क्लास सिक्स था। जिसने पढ़ना है ना, जाके कल वाले लेक्चर को पढ़ना, क्लास सिक्स था भाई। सिक्स क्यों था? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस की फैमिली के अंदर आता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, उसके अंदर आता है। तो इसका ताल्लुक क्लास सिक्स से था। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज जो याद रखने वाली है वो ये है भैया, कि हमारे पास जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ना, इसके अंदर 9 जीन्स प्रेजेंट होते हैं। जिन 9 जीन से क्या बनाता है? डिफरेंट किस्म के प्रोटीन या डिफरेंट किस्म की चीजें बनाता है। अब आपकी सिट टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ये इंतहाई फजूल किस्म की लिखा हुआ था, तो मैंने इसको बड़े समराइज मैनर के अंदर यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया है। अगर आप वहां से पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो। क्लियर है भैया? इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है? पॉजिटिव सेंस तो बोला ही नहीं मैंने, मैंने बोला सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विद डीएनए इंटरमीडिएट, सिक्स फैमिली से ताल्लुक। चलो अब आ जाओ लाइफ साइकिल के ऊपर। लाइफ साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर लाइफ साइकिल समझ ली ना तो उसका ट्रीटमेंट भी आ जाएगा। सिंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर ट्रीटमेंट लिखा है, इसलिए हम पढ़ेंगे। चलो लाइफ साइकिल के लिए एक पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा भैया, पिक्चर कहाँ है? चलो पिक्चर ले लेते हैं। अब ये आपको नजर आ रही है पिक्चर, और इस पिक्चर के अंदर सब कुछ है, लिटरली एवरीथिंग। सही है, एक एक स्टेप को हम देखेंगे और चीजों को आसान करते जाएंगे। सही है? चलो, अब लाइफ साइकिल क्या होती है? लाइफ साइकिल मतलब किस तरीके से वायरस इन्फेक्ट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को। सिंपल सी अगर मैं बात करता हूं, अब जो HIV वायरस है ना, ये HIV वायरस एक मखसूस तरह के सेल को इन्फेक्ट करता है। याद रखना, वायरस जो होते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होते हैं या सेल्स स्पेसिफिक भी होते हैं कुछ। जैसे ये HIV वायरस है ना, ये इम्यून सेल्स को जाके क्या करेगा? ये इम्यून सेल्स को जाके आपका
सिंपली वो कर रहा होगा, जिसे आप कहोगे इम्यून सेल्स को जाके इन्फेक्ट कर रहा हो। इम्यून सेल्स भी कई तरह के होते हैं। आपने किसी जमाने के अंदर पढ़े होंगे टी सेल्स। इन टी सेल्स में से एक तरह का सेल होता है जिसे आप कहते हो हेल्पर टी सेल। पढ़ा है भाई? हेल्पर टी सेल का जिक्र तो सुना होगा। अब ये जो हेल्पर टी सेल है, ये हेल्पर टी सेल, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो दो तरह के रिसेप्टर होते हैं। एक तो होता है टी सेल रिसेप्टर, पढ़ेंगे हम, टेंशन नहीं लो, अच्छे से पढ़ेंगे। और एक दूसरा रिसेप्टर भी होता है जिसे आप कहते हो CD4 रिसेप्टर। सर CD बोले तो क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, याद रखना चाहो रखो, नहीं रखना चाहो भूल जाओ, CD4 भी याद रखोगे काफी। CD4, अब होता यह है कि ये जो HIV है ना, ये इस CD4 रिसेप्टर को पहचानता है, क्योंकि ये हेल्पर टी सेल के ऊपर मौजूद है, तो ये उसी को पहचानता है। अब ये HIV वायरस आया और आके ब्लड के अंदर एंटर कर गया, ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स है, CD4 सेल्स को इसने पहचाना। अब होगा क्या, होगा ये कि आपका जो क्या मौजूद है, आपके जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है ना, ये जो आपका मौजूद है GP120, ये GP120 की मदद से इस CD4 रिसेप्टर को पहचानेगा। ये देखो, GP120 की मदद से इसने इस रिसेप्टर को पहचाना, इसकी मदद से, GP120 की मदद से। अब जरा सुनते जाओ। तो सबसे पहले GP120 की मदद से इसने क्या किया, पहचाना। और जैसे ही इसको पता चल गया ये हेल्पर टी सेल है, GP41 की मदद से ये फ्यूज कर गया किसके साथ, इस सेल के साथ, इस होस्ट सेल के साथ। GP41 की मदद से इसने पहचाना, और सॉरी GP120 की मदद से इसने पहचाना, और GP120 की मदद से पहचाना, और GP41 की मदद से एंटर कर गया। इसे आप क्या कहोगे, पहले स्टेप को क्या कहोगे भाई, कि जब आपका, अच्छा इधर देखो, ये देखो, यहां पे लिखा हुआ है पहला स्टेप क्या है, वायरस बाइंड विद द रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर द सेल। तो ये दो स्टेप हो गए। सबसे पहले रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, जिसे आप क्या कहोगे, अटैचमेंट कहोगे। और आपको पता है अटैचमेंट बहुत खतरनाक होती है। अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के बाद दूसरी चीज क्या हो रही है, ये जो आपका वायरस है ये फ्यूज कर रहा है सेल के साथ, तो क्या कहोगे, फ्यूजन। फ्यूजन किसकी मदद से हो रहा है, अटैचमेंट किसकी मदद से हो रही है और फ्यूजन किसकी मदद से हो रहा है, बोलो भाई। अटैचमेंट किसकी मदद से हो रही है और फ्यूजन किसकी मदद से हो रहा है, भाई सिंपल है ना। ये आपका मौजूद है GP120, इसकी मदद से इसने रिसेप्टर को पहचाना, और GP41 की मदद से ये सेल के साथ फ्यूज कर गया, सिंपल। तो पहला स्टेप अटैचमेंट, दूसरा स्टेप फ्यूजन, ये दोनों स्टेप है। अगला स्टेप क्या होगा, अब जाहिर सी बात है जब फ्यूजन हो गई तो इसका ये जो जितना भी अंदर का मटेरियल है, ये कहां आ गया, सेल के अंदर आ गया। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अब इसके अंदर क्या मौजूद है, तीन चीजें मौजूद है, तीन एंजाइम्स हैं, और तीन एंजाइम्स के अलावा एक जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। कौन से तीन एंजाइम्स है, मेरे साथ साथ बोलो। नंबर 1 रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, नंबर 2 इंटीग्रेस, नंबर 3 प्रोटीएस। ये तीन एंजाइम्स है और एक आरएनए मौजूद है। ये आरएनए कहां पे आ गया भाई, ये आरएनए सेल के अंदर आ गया। अब जब ये आरएनए सेल के अंदर आ गया, ये आ गया आपका वायरल आरएनए। अब इस वायरल आरएनए से आप क्या बनाओगे, क्योंकि इसका ताल्लुक रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग फैमिली से है, तो ये क्या करेगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप करेगा जिसे आप कहते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या करेगा भाई, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इस वायरल आरएनए से क्या बनाया जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया जाएगा। इस डीएनए को आप क्या कहते हो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हो। तो ये वायरल आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। किस एंजाइम की मदद से होगा, तो यहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम नजर आ रहा है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। क्लियर है भाई? ये सारा काम कहां हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियस के बाहर, बोलो भैया। नजर तो वैसे आपको आ रहा है। जी, इसके अंदर दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर, शाबाश। अब ये डीएनए बन गया, इस डीएनए को सेल के न्यूक्लियस के अंदर भेजा जाएगा और ये जाके जो सेल का डीएनए है उसके साथ चिपक जाएगा। जब ये सेल के साथ, सेल के डीएनए के साथ चिपकेगा तो इस स्टेप को क्या कहोगे? हम अभी पढ़ के आ रहे, जब भी होस्ट के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए मिलता है तो स्टेप क्या कहलाता है? इंटीग्रेशन। अगला स्टेप क्या हो रहा है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है? ये जो आपने डीएनए बनाया था ना, इस डीएनए को आप होस्ट के डीएनए के साथ मिला रहे हो। जब ये डीएनए, होस्ट का डीएनए और जो वायरस का डीएनए है, ये मिलेगा तो इसको आप क्या कहोगे? प्रोफेज कहोगे? नहीं, इसे आप प्रो वायरस कहोगे। फेज क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि फेज के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मली बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज के लिए फेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, यहां इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दिस इज प्रो वायरस। बहुत बहुत डिफरेंस। अब सवाल ये होता है कि इंटीग्रेशन होती क्यों है? क्योंकि आपके पास ये जितने भी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है ना, ये जिंदगी के लंबे अरसे तक कोई साइन और सिम्टम शो नहीं करते। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज किसी को वायरल इंफेक्शन हुआ एचआईवी का और कल ही उसे सिम्टम शो हो गए, नहीं। वायरस खुद को छुपा के रखता है कोई 10 12 15 साल तक, और इनफैक्ट 20 साल तक भी छुपा के रख सकता है। तो ये जो प्रो वायरस है, इससे क्या हुआ? वायरस ने खुद को कंबाइन कर लिया किसके साथ? होस्ट के डीएनए के साथ। अल्टीमेटली अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली हुआ ये कि आपका जो साइनो सिम्टम्स हैं वो शो नहीं हुए कई सालों तक। और जब जब सेल डिवाइड करेगा, जाहिर सी बात है उसके साथ जो है वो आपका ये वायरस का डीएनए भी क्या करेगा? सिंपली जो है वो रेप्लिकेट करेगा। अगला स्टेप क्या हो? सोचो, अगला स्टेप क्या होने वाला? अगला स्टेप ये होने वाला है, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है वायरल जीन्स आर ट्रांसक्राइब टू आरएनए। अब इस डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। कौन सा आरएनए? जो वायरस की मर्जी का। अब वायरस ने क्या बनाया? आरएनए बनाया। ये आरएनए बाहर आया, इस आरएनए से क्या होगी? डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। तो हुई ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ? वायरल डीएनए से आरएनए बन गया। अगला स्टेप क्या होगा? इस ट्रांसक्रिप्शन से क्या होगी? वायरस के प्रोटीन्स बनेंगे, वायरस का आरएनए बनेगा, वायरस का प्रोटीन बनेगा। अब वायरस ने अपना रॉ मटेरियल तो बना लिया है, जैसे गाड़ी का रॉ मटेरियल बनता है, वायरस ने अपना रॉ मटेरियल बना लिया। अब वो उस रॉ मटेरियल को क्या करेगा? असेंबल करेगा, उसको जोड़ेगा और जोड़ के नया वायरस बनाने की कोशिश करेगा। अगला स्टेप क्या हो रहा है? कह रहा है प्रोटीन कोट सराउंड द वायरल आरएनए एंड एंजाइम। ठीक है। और अब ये जो वायरल प्रोटीन्स बने थे और आरएनए बने थे, ये किस तरफ जाएंगे? सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब इन्हें सेल से बाहर निकलना है। तो अब होगा ये कि यहां पे एक एलिवेशन बनेगी, सेल मेम्ब्रेन में एक एलिवेशन बनेगी, और ये जो कैप्सिड के, ये जो कैप्सिड है, ये आके एलिवेशन बनाएगा किसके अराउंड? सेल मेम्ब्रेन के अराउंड। अब होगा ये कि ये जो कैप्सिड है ना, ये कैप्सिड इस सेल मेम्ब्रेन के अराउंड एलिवेशन बनाएगा, और इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर क्या लग जाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स लग जाएंगे जो यहाँ पे अंदर बने थे। अब होगा ये कि जैसे ही ये स्पाइक्स, ये आपका एलिवेशन बनेगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन की इस वाले पार्ट को कवर करता हुआ बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली ये वाला जो पार्ट है, ये कहां से आया? ये इस सेल मेम्ब्रेन से आया। इसीलिए याद करो मैं क्या कहता था, इसीलिए याद करो मैं ये कहता था कि आपके पास जो एनवेलप है, ये एनवेलप कहां से आता है? पता है किसी को? मैंने बताया था ये एनवेलप कहां से आता है भाई। अब समझ में आया एनवेलप कहां से आता है? एनवेलप आता है आपके होस्ट के सेल मेम्ब्रेन से। शाबाश। तो लास्ट स्टेप क्या होगा? बडिंग। और अब ये वायरस जाके दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। सिंपल। आसान रखो अपनी जिंदगी। सवाल ये होता है कि सर आपने एक एंजाइम का काम तो बताया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का, इंटीग्रेस कहां इस्तेमाल होता है? इंटीग्रेस इस्तेमाल होता है इस वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के साथ कंबाइन करने के लिए। सर प्रोटीएस कहां इस्तेमाल होता है? ये जो आरएनए बनेगा, इससे बहुत सारे प्रोटीन बनेंगे। अब इन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, क्योंकि बहुत सारे वायरस बनाने हैं, तो वहां पे प्रोटीज इस्तेमाल होता है। बस इतना भी याद कर लिया ना, दैट इज मोर देन एनफ। क्लियर है भाई?
अब सवाल ये होगा कि सर ये टी सेल को ही क्यों इन्फेक्ट कर रहा है, ये बाकी सेल्स को इन्फेक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन स्पेयर, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो किसके साथ बाइंड करता है, सवाल है मेरा। एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस सिर्फ टी सेल को ही इन्फेक्ट करता है, बी सेल को क्यों नहीं करता? रिसेप्टर नहीं है, जिंदगी आसान करो अपने लिए, रिसेप्टर नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाओ अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज एड्स, ठीक है। तो भाई एड्स की बात करते हैं। एड्स क्या होता है, मैंने आपको बताया, एड्स इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो सिंध एमडीकैट के अंदर एक जमाने के अंदर एक बहुत ही मुश्किल सवाल आया था, और वो सवाल क्या था पता है? सवाल था ये कि आपके पास एड्स के अंदर डी क्या है। तो मुझे कोई बता सकता है एड्स के अंदर डी क्या है? बहुत मुश्किल सवाल आया था, मतलब इतना मुश्किल सवाल आया था कि मैंने एमबीबीएस के बाद भी जो है ना वो सवाल सॉल्व नहीं किया। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलो भाई अब आ जाओ आगे। अब हम एड्स के बारे में पढ़ेंगे, एड्स होता क्या है और एड्स किस तरीके से होता है। सिंपल सी बात है, अगर एक शख्स है उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ है, सही है? उसको एचआईवी का इन्फेक्शन हुआ तो अल्टीमेटली जाहिर सी बात है वो एचआईवी उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। जैसे ही एचआईवी उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो क्या होगा? जैसे एचआईवी उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। अब ये इन्फेक्शन जो है ना, अगर मैं एड्स की बात करता हूँ, चलो तो हम बात कर रहे हैं एड्स की। तो एड्स के बारे में मैंने आपको बताया, एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको हमने डिस्कस करना है कि एड्स जो है वो होता कैसे है एचआईवी की वजह से। अब एड्स के सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स, ठीक है। साइन और सिम्टम्स ऑफ एड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हम यहां डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। देखो याद रखना, जो एड्स है ना, इसकी जो अलामात होती हैं, साइन और सिम्टम्स होते हैं, यानी कि जैसे आपको ये पता लगे कि बंदे को एड्स हो गया, ये 3 स्टेजेस के अंदर आती है। यानी कि एड्स इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस? 3 स्टेजेस। सर कौन सी 3 स्टेजेस है? कैन यू प्लीज डू लेट अस नो व्हाट आर द 3 स्टेजेस ऑफ एड्स? नंबर 1, जो पहली स्टेज होती है उसके अंदर इंसान को इन्फेक्शन हो जाता है, बट उसे पता नहीं होता कि उसको इन्फेक्शन हो गया है। लेकिन उस वक्त में उस वक्त में उसकी बॉडी में वायरस तो होगा, होगा नहीं होगा भाई? भाई भले से उसे नहीं पता कि वायरस आ गया उसकी बॉडी के अंदर, लेकिन उसकी बॉडी में वायरस तो है। यानी कि उसकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम तो नहीं शो हो रहे, एसिम्टोमेटिक है। एसिम्टोमेटिक का मतलब ये कि कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा, लेकिन वो कैरियर है। कैरियर का मतलब है वो खुद दूसरों को एड्स का तोहफा दे रहा है। कैसे दे रहा है वो अभी हम देखेंगे। तो पहली स्टेज वो होती है जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं आते, या अगर आते भी है तो ऐसे साइन और सिम्टम्स होते हैं जो बहुत हल्के फुल्के होते हैं। सर आप एग्जाम्पल दे दें, आओ एग्जाम्पल देता हूं। इसके अंदर जो सिम्टम आएगा वो क्या होगा? बुखार हो गया, फीवर। भाई हर बुखार को आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इस बंदे को एड्स हो गया, या चिल्स, या या पेन, बॉडी पेन, या या लिम्फ एडेनोपैथी। लिम्फ एडेनोपैथी का मतलब यह है, इसको आपकी जबान में कहते हैं लिम्फ एडेनोपैथी।
लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब है लिम्फ नोड जो है वो स्वेल कर जाते हैं, लिम्फ एडिनोपैथी। और क्या होगा, और बता देता हूं भाई, रैश, खुजली, ये सारी चीजें। अब क्या मुझे बताओ, इन सारी चीजों की बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि इस इंसान को जो है वो एड्स हो गया? बुखार किसी को भी हो सकता है, लिम्फ नोड किसी की स्वेल भी हो सकते हैं, बॉडी पेन किसी भी वजह से हो सकता है। ये वो सिम्टम्स होते हैं जो आ, ऐसे नहीं होते कि जिसमें आप ये कह सको कि इस शख्स को एड्स हो गया, बट वो ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी में वायरस है। अच्छा, साइनो सिम्टम्स ये तो पहला स्टेज होता है। ये कितने अरसे तक चलता है? तकरीबन 9 महीने, या कुछ केसेस के अंदर 10-10 साल तक चलता है, जब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसको एड्स हो गया। सही। लेकिन इस वक्त में वो इन्फेक्शन फैला सकता है, और इतनी फैला सकता है कि जिसकी कोई हद नहीं। सर, क्या इस स्टेज में हम डायग्नोस कर सकते हैं एक शख्स को कि एड्स है या नहीं? बिल्कुल, अगर टेस्ट किया जाए तो डायग्नोसिस हो सकता है। ठीक है। अब वो कैसे डायग्नोसिस होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 वो स्टेज होता है जिसके अंदर, स्टेज 2 वो एड्स स्टेज होता है जिसके अंदर आपके पास एड्स जैसे सिम्टम्स अपेयर होते हैं। इन्हें आप कहते हो स्टेज 2 इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स जैसे सिम्टम्स अपेयर हो, एज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसके अंदर क्या आ जाता है? इसके अंदर आपके पास लिम्फेडेनोपैथी आ जाती है, लेकिन ये फिलहाल ये भी ऐसा जो है वो साइनो सिम्टम नहीं है। लिम्फेडेनोपैथी। उसके अलावा क्या आ जाता है? उसके अलावा आपके पास आ जाता है आ, और भी कई सारी सिम्टम, जैसे रात में पसीने आना। अब ये नाइट स्वेट्स सिर्फ एड्स में तो नहीं आते, एड्स में भी आते हैं, लेकिन एड्स के अलावा और कहां आते हैं पता है किसी को? एनीवन? एज अ डॉक्टर सोचो। लिम्फ एडिनोपैथी का मतलब है लिम्फ नोड इनलार्ज हो जाएंगे, लिम्फ नोड्स बड़े हो जाएंगे। टीबी में भी आते हैं, शाबाश, टीबी में भी आते हैं। तो इसका मतलब ये कि अभी आप नहीं बता सकते। उसके अलावा परसिस्टेंट कफ, मुसलसल खांसी रहना, ये भी एड रिलेटेड तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ एड्स की वजह से नहीं हो सकता। फ्लू हो जाना, मुसलसल डायरिया रहना, इसमें जो सबसे खतरनाक है ना वो लिम्फेडिनोपैथी है। उसके अलावा कुछ केसेस के अंदर डिमेंशिया भी देखने को मिलता है। डिमेंशिया कहते हैं मेमोरी लॉस को। तो ये तो सिम्टम्स होगा। अब ये भी कुछ अरसे तक चलते हैं, और इसके बाद जो अगली स्टेज आती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है। उस स्टेज को कहते हैं फुल ब्लोन एड्स। जब एड्स अपने जोबन पे है, स्टेज 3। स्टेज 3 इज फुल ब्लोन एड्स। जब एड्स अपने जोबन के ऊपर है, मतलब एड्स ऐसा है जो अपने जोबन के ऊपर है। अब इसके अंदर सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? इसके अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, वेट लॉस। और ये वो वेट लॉस हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज्यादा। तो वेट लॉस एक ऐसा साइन और सिम्टम होता है जो एड्स के साथ लगा हुआ है। नंबर 2, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताऊंगा। वीकनेस, किसकी वजह से? डायरिया की वजह से, फ्लू की वजह से। और जो तीसरा है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब होता है मौका मिलना। ये इन्फेक्शन नॉर्मली एक इंसान को नहीं होते, लेकिन जैसे एक इंसान की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम डिप्रेस होगा, डाउन होगा, तो उसकी बॉडी के अंदर क्या शुरू हो जाएंगे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे। यानी कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ये मौका मिल गया कि अब वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है पता है किसी को? भाई इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका कैपोसी सार्कोमा है, जो स्किन कैंसर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, कैपोसी सार्कोमा, स्किन कैंसर। ये
एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन है जो दूसरे वायरसेस की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम क्या हो गया, डाउन हो गया, या फंगल इन्फेक्शन हो गए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है। सही है, तो ये सारे चीजें हो गई। अब सवाल ये होता है, सर हाउ अ पर्सन कैन बी डायग्नोस्ड, हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एड्स का डायग्नोसिस कैसे होगा? भाई सिंपल सी बात है, ऐसा तो नहीं है ना कि आपने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड के अंदर आपको सिंपली जो है वो नजर आ गए वायरस। नहीं, डायग्नोसिस होता है, एक टेक्निक होती है जिसे इलाइजर टेक्निक कहते हैं। ये जो इलाइजर टेक्निक है ना, ये लेस ऑथेंटिक है, आज इस्तेमाल नहीं की जाती खास तौर पे इसके लिए, एड्स के लिए। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी में जरा सा भी वायरस का जेनेटिक मटेरियल होगा ना, उस जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करके देखा जाएगा कि ये वायरस का ही जेनेटिक मटेरियल है या किसी और का है। ठीक है, तो पीसीआर इज मोर रिलायबल एज कंपेयर टू अदर थिंग्स। ठीक है, ये आपने याद रखना। ओके, एंड द लास्ट वन इज द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इज अगेन इंपॉर्टेंट। देखो ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। सर कैसे आसान होता है? भाई देखो, ट्रीटमेंट क्या है, मैं वायरस को काम करने से रोक देता हूं। देखो एक दफा किसी को अगर एचआईवी के इन्फेक्शन हो जाए ना, तो वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। हाँ, उसकी जिंदगी प्रोलॉन्ग हो सकती है। हम आज तक कोई भी ऐसी दवा नहीं बनाई गई या कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट मेथड नहीं आया जिससे हम एचआईवी के इन्फेक्शन को खत्म कर दें। हाँ, लेकिन हम वो जिंदगी जो उसकी 10 साल थी, हम उसको 20 साल कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, अब एचआईवी के लिए एक थेरेपी इस्तेमाल की जाती है आजकल, बड़ी कॉमन है, उसे कहते हैं हार्ट, HAART, हार्ट थेरेपी। हार्ट थेरेपी बोले तो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। अब इसके अंदर बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं, बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं। उसके अंदर 3 दवाइयों के नाम आपके सिंटेक्स बुक बोर्ड के अंदर है, और आई डोंट नो व्हाई दे मेंशन्ड, अगर इनको बताना ही नहीं था चीजों। 3 दवाइयां हैं, एक है रुकोबिया, रुकोबिया, एक है डेस्कोवी, और एक है ट्रूएडा। अब इन 3 दवाइयों का काम क्या है, बस सुन लो और अपनी बुक के अंदर या अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना। सही, इस लाइफ साइकिल को देखो, इस लाइफ साइकिल को देखोगे ना, चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले मैं बात करता हूं डेस्कोवी की। डेस्कोवी क्या करता है? ये जो डेस्कोवी है ना, ये आप ओरल में नहीं है, आप इसका जो है वो गोली बना के दे सकते हो, और रुकोबिया को भी गोली बना के दे सकते हो। अब ये जो डेस्कोवी है ना, ये बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है। क्या मतलब? ये जाके ये जो रुकोबिया है, ये आपकी दवा जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को बंद कर देती है, काम करने नहीं देती। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो वायरस डिवाइड नहीं होगा, सिंपल। दूसरी दवा का नाम क्या है भाई? दूसरी दवा का नाम है, सॉरी, डेस्कोवी। ये डेस्कोवी का काम है। डेस्कोवी का काम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ये रुकोबिया है ना, ये आपके वायरस को अटैच नहीं होने देती। किसके साथ? सेल के साथ। वायरस को अटैच नहीं होने देती। और द लास्ट वन इज द ट्रू एडा। अब ये जो ट्रू एडा है ना, ये ट्रू एडा बेसिकली मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? ट्रू एडा इज बेसिकली मिक्सचर है 2 दवाओं का। तो फिलहाल आप बस इतना याद रख सकते हो कि ये ट्रू एडा जो है ना, वो टीन एजर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट टीन एजर्स के अंदर बहुत कॉमन है, खास तौर पे आपकी जो होमोसेक्सुअल पीपल होते हैं। और ऑब्वियस ही बात है, दिस इज अ सिन, बट अगेन जो इस किस्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट इंटीरियर सिंध के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे इतना कॉमन है, इतना कॉमन है कि 6 महीने के बच्चे को भी एड्स है। कुछ महीने पहले खबर आई थी, इसके अंदर ये बड़ी, मतलब
एक अजीब सी कहानी थी। खैर, तो ये हो गया आपका एड्स का बेसिक बेसिक। अब सवाल ये होता है कि एड्स फैलता कैसे, ट्रांसमिशन क्या है, और बचा कैसे जाए। ट्रांसमिशन, फैलता कैसे, एंड प्रिवेंशन। देखो याद रखना कि जिन रास्तों से फैलता है उनसे बच जाओ तो चीजें आसान हो जाएंगी। भाई सिंपल सी बात है। ये किन किन चीजों से फैलता है? पहली बात, ये फैलता है सेक्सुअल फ्लूइड से, यानी कि एक एसटीडी है, ये सेक्सुअली फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। तो सवाल ये होता है कि सर, सेक्सुअल कांटेक्ट से अगर ये फैलता है, तो लेट सपोज एक पार्टनर है, एक शख्स है, उसकी शादी होती है और उसे नहीं पता होता उसे एड्स है, बाद में पता लगता है उसे एड्स है। अब शादी तो हो गई ऑब्वियसली। तो हाउ दिस सेक्सुअल कांटेक्ट कैन बी सेफ? दिस सेक्सुअल कांटेक्ट इज नॉट सेफ। अगर मैं बात करता हूँ, जो आपका अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, एचआईवी के केस में वो सेफ नहीं होता। देर आर सर्टेन मेथड जिनको आप अप्लाई करके इनको सेव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ कॉन्डम्स, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी बात, इमोरल सेक्सुअल एक्टिविटी से बचना। ठीक है? इसीलिए आपको, जो रिलीजन होते हैं वो यही कहते हैं भाई, यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन रूल। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके अलावा ये ब्लड ब्लड के जरिए फैलता है। यानी कि अगर किसी शख्स को क्या था, एड्स था, उसका ब्लड ले जाके किसी आम शख्स को लगा दिया, एड्स हो जाएगा। इसीलिए एड्स की पहले स्क्रीनिंग होती है। इसी तरीके से आपको एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लड़कियां जाती हैं सैलॉन्स के अंदर, पार्लर्स के अंदर, वहां पे कंघी रखी होती है, यहाँ पे ब्रश रखा होता है, वो अपने सर पे करती हैं। ठीक है। अब लेट सपोज उससे पहले एक शख्स आया था, उसने अपने सर पे किया था, और जरा सा ब्लड जो है ना वो निकला। जाहिर सी बात है, ब्रश ऐसा होता है कभी कभी कि वो आपका सर के ऊपर जो है वो ब्लीडिंग कॉज कर देता है। अब वो ब्लड निकला, और वही ब्लड वाला आपने जो है वो अपने सर के ऊपर कंघी इस्तेमाल कर ली, उससे भी फैल सकता है। मर्द हजरात बार्बर शॉप पे जाते हैं, नाई की दुकान पे जाते हैं, तो वहां पे हो सकता है। अब सवाल ये होता है सर, इससे बचा कैसे जाए? भाई आप अपने अपने पास अपनी किट रखो। ठीक है, आप अपनी जो शेविंग्स किट होती है वो आप अपने पास रखो। इसी तरीके से खवातीन अगर हेयर सैलून्स के अंदर जा रही हैं, तो इस बात को इंश्योर करें कि उनके पास अपने इस किस्म की चीज़ें हों जो अपनी रख सकती हैं वो। सही है। इसी तरीके से अगर लेट सपोज आपके पास अपना वो उस तरह वगैरह नहीं भी है, तो आप क्या करो, आप जो है वो अपने सामने जो है उसे वॉश करवाओ, और आ, जो नीडल्स, जो आपकी ब्लेड होता है उसका चेंज करवाओ। इसी तरीके से सिरिंजेस के जरिए फैलता है। हाथ मिलाने से नहीं फैलता भाई, ना स्विमिंग करने से फैलता है। ये इस तरीके से फैलता है। मदर टू चाइल्ड फैलता है। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट इसके रूट्स हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा था ना, बच्चों के अंदर जो फैला था, वो इस रूट से फैला था। तो इन तीन रास्तों से बच लिया जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी। गॉट इट भैया? एड्स किसी में भी हो सकता है, खवातीन में भी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं किन चीजों की। अब हम बात करते हैं कुछ वायरल डिजीजेस की। ठीक है। अब उन वायरल डिजीजेस के लिए आई विल मेक अ चार्ट। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं वायरल डिजीज, वायरल डिजीजेस। ठीक है। अब इन वायरल डिजीजेस की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ह्यूमन या एनिमल वायरल डिजीज की बात करेंगे। तो सिंपली एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ वायरस का नाम लिखेंगे। ठीक है। फिर हम यहाँ पे, चलो, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है। हमने हेपेटाइटिस डिस्कस करना है सबसे पहले, तो हेपेटाइटिस से डिस्कस करेंगे।
वायरल डिजीज के अंदर जो सबसे पहला डिजीज हमने पढ़ना है वो है आपका हेपेटाइटिस। अब ये हेपेटाइटिस क्या होता है जरा सुनना। चल, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हेपेटाइटिस। भैया भैया, ओके। अब ये जो हेपेटाइटिस होता है ना, याद रखना जहां भी वर्ड टिस आ जाए आखिर में, जहां भी वर्ड लिखा हो टिस, टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। हेपाटाइटिस, हेपा कहते हैं, हेपैटिक कहते हैं लिवर को, हेपेटाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। अब ये क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन है। अब वायरल इन्फेक्शन, ये जो हेपेटाइटिस है ना, ये दो तरह का होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है कुछ अरसे रहेगा खत्म हो जाएगा, एक्यूट और क्रॉनिक। और क्रॉनिक का मतलब है लंबे अरसे तक चलेगा। सही। अब कौन कौन से हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस कई तरह का होता है, हेपेटाइटिस A B C D E। तो हम सारे हेपेटाइटिस डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। चलो, सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा हेप ए, हेपेटाइटिस ए। यहां हम लिखेंगे हेपेटाइटिस बी, यहां हम लिखेंगे हेपेटाइटिस सी, यहां हम लिखेंगे हेपेटाइटिस डी, और यहां हम लिखेंगे हेपेटाइटिस ई। याद रखना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फीको ओरल रूट से फैलने वाला, फिर सुनना, फीको ओरल रूट, फीको ओरल का मतलब है माउथ के जरिए या फीसिस के जरिए फैलने वाला जो हेपेटाइटिस है वो ए और ई है। ए और ई जो है वो किससे फैलता है, फीको ओरल रूट से। सही है? फीको ओरल ट्रांसमिशन, ए और ई, सही है। बाकी नहीं फैलता फीको ओरल रूट से। चलो, इसका मतलब है ए भी फीको ओरल रूट से फैलेगा, यहां सेम बात लिख देते। चल, फीको ओरल रूट सही है भाई। अच्छा, अब हेपेटाइटिस ए क्या होता है, किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस ए होता है हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। अब ये जो हेपेटाइटिस ए वायरस है ना, ये हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये फीको ओरल रूट से फैल रहा है। फीको ओरल रूट का मतलब ये कि नॉर्मली ओरल रूट के जरिए फैल जाएगा, फीकल रूट के जरिए फैल जाएगा, तो इस वजह से फैलता है, इस वजह से इसे आप इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस कहते हो। अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे भाई? पहली बात, इसके अंदर आपको लॉस ऑफ एपिटाइट देखने को मिलेगा, भूख नहीं लगेगी, एपिटाइट कहते हैं भूख को। लॉस ऑफ एपिटाइट, उसके अलावा क्या देखने को मिलेगा? नोजिया। और क्या देखने को मिलेगा? वोमिटिंग। और क्या देखने को मिलेगा? आपका जॉन्डिस, उर्दू में कहते हैं पीलिया, जॉन्डिस। सवाल ये होता है कि ये तो इसके साइन और सिम्टम्स हो गए, क्या और भी सिम्टम्स होते हैं? यस, डार्क यूरिन, यूरिन डार्क हो जाता है, फीसेस डार्क हो जाते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एंटी वायरल थेरेपी मौजूद है, उससे आप बच सकते हो। सवाल ये होता है कि इससे बचा कैसे जाए? इसके लिए अगर आप वैक्सीनेशन करवा लो तो बचा जा सकता है, बस इतना याद रखना है। जबकि ये जो आपका हेपेटाइटिस बी है ना, इसे इसे असल हेपेटाइटिस कहते हैं, इसे कहते हैं सीरम हेपेटाइटिस। सर व्हाई इट इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस? क्योंकि ये मेजर प्रॉब्लम्स कॉज करता है। सर मेजर प्रॉब्लम्स का मतलब, मेजर प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि एक तो ये होता है हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से,
और ये जो मेजर प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं ना, उसके अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है मुझे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर कॉज्ड बाय द हेपेटाइटिस बी? वही सब जॉन्डिस वगैरह होता है, लेकिन ये अगर अगर इसको लंबे अरसे तक छोड़ दिया जाए ना, तो ये क्रॉनिकली लिवर कैंसर भी करवा सकता है। तो याद रखना, ये लिवर कैंसर भी करवा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फैलता किससे? ये तीन जरियों से फैलता है। ट्रांसमिशन इसकी तीन जरियों से होती है। कौन सी तीन जरिए हैं भैया? ट्रांसमिशन तीन रास्तों से होगी। कौन से तीन रास्ते हैं भाई, बता सकते हो मुझे? हाँ भाई, जल्दी बताओ। एक तो ये फैलता है ब्लड के जरिए। ब्लड के जरिए। और ये एक फैलता है सेक्सुअली। और ये वर्टिकल ट्रांसमिशन से भी फैलता है। सर, वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? मदर से बच्चे के अंदर वर्टिकली भी फैलता है, सही है। तो याद रखना, ये तीन ट्रांसमिशन के इसके रूट है। सवाल ये है, सर अगर किसी को हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। ये वही अल्फा इंटरफेरॉन है जो नॉर्मल आपके इम्यून सेल्स भी बनाते हैं, सही है। और दूसरी बात ये कि इसके लिए एक वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। वो हर किसी को लगवाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो है वो लोग नहीं लगवाते। हर किसी को लगवाना चाहिए ताकि एटलीस्ट जो है वो इससे बचा जा सके। सही है। अब आ जाओ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो होता है ना, ये भी लिवर कैंसर करवा सकता है। और ये एक आरएनए एनवेलप्ड वायरस है। याद रखना, हेपेटाइटिस बी इज डीएनए वायरस। याद है हमने पढ़ा था हेपेटाइटिस डी क्या था? डीएनए था। हेपेटाइटिस ए के बारे में क्या ख्याल है? हेपेटाइटिस ए इज डीएनए वायरस और आरएनए वायरस। हाँ भाई, चलो ये यहां लिख देते हैं, इट्स अ नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस। चलो, हेपेटाइटिस सी के बारे में क्या ख्याल है? हेपेटाइटिस सी इज एनवेलप्ड आरएनए वायरस। एनवेलप्ड आरएनए वायरस, सही है। अब सवाल ये होगा कि एच आई वी जो सॉरी आपका हेपेटाइटिस है, ये किसकी वजह से होगा? हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से, एच सी वी की वजह से, ठीक है। और ये जो एच सी वी है, इसके सिम्टम्स क्या होंगे, पहले का कैसे? तो याद रखना, इसका जो फैलाव है वो होता है ब्लड के जरिए, सेक्सुअल कांटेक्ट से, ब्रेस्ट फीडिंग से, निडल वगैरह से, इन सारी चीजों से होता है। सही है। अब सवाल ये होगा कि ये लॉन्ग टर्म में क्या करवाएगा? ये लिवर सिरोसिस करवाता है। अगर लॉन्ग टर्म इसे छोड़ दिया जाए ना, ये सिरोसिस और कार्सिनोमा, कार्सिनोमा कहते हैं कैंसर को, लिवर कैंसर करवा सकते हैं, कार्सिनोमा। ब्लड से मदर से बच्चे में, ठीक है, इन सारी जगहों से फैल सकता है। सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके अगेन इसके लिए भी इंटरफेरॉन इस्तेमाल की जाती है, एक ड्रग इस्तेमाल की जाती है, राइबावेरिन कहते हैं, राइबावेरिन इस्तेमाल की जाती है। बट अगर आपके लेवल पे नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। फिर हमारे पास आता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी वो वाहिद वायरस है, सॉरी, हेपेटाइटिस डी वो वाहिद डिजीज है जो किसकी वजह से होता है? इसे आप डेल्टा वायरस भी कहते हो। इसे आप डेल्टा वायरस भी कहते हो। और बेसिकली ये वायरस की वजह से नहीं होता। इट इज द ओनली डिजीज इन ह्यूमंस विच इज कॉज्ड बाय वायरॉइड। ये वायरॉइड की वजह से होता है। वायरॉइड क्या होता है हमने पढ़ना है, टेंशन नहीं लो। ये वायरॉइड की वजह से, ठीक है भाई, वायरॉइड की वजह से। अच्छा, उसके अलावा आ, इससे बचा कैसे जाए? ये तो याद रखना, हेपेटाइटिस डी तब होता है जब हेपेटाइटिस बी भी हुआ होता है। यानी कि जब हेपेटाइटिस बी हुआ है और उसने इलाज नहीं करवाया, तो बंदे को हेपेटाइटिस डी भी लग सकता है। अकेले किसी को हेपेटाइटिस डी नहीं लग सकता, सही है भैया। ये हो गया। अब हमारे पास आखिरी आता है हेपेटाइटिस ई। ये जो हेपेटाइटिस ई है ना, ये नॉन एनवेलप्ड आरएनए, नॉन एनवेलप्ड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है, नॉन एनवेलप्ड आरएनए भी याद रख लो बस। नॉन एनवेलप्ड आरएनए वायरस है, ठीक? और ये किसकी वजह से होता है? हेपेटाइटिस ई वायरस की वजह से, एच ई वी की वजह से। इसके साइनो सिम्टम्स हेपेटाइटिस ए से मिलते जुलते हैं, सही? और इसकी कोई एंटीवायरल और वैक्सीन वगैरह अवेलेबल नहीं है। अगर इतना भी याद कर लिया, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर है भैया?
कोई मसला? बेबी में हेपेटाइटिस सी होता है, हेपेटाइटिस सिरोसिस लिवर जो है वो डैमेज हो जाता है, कैंसर तो नहीं होता, डैमेज हो जाता है। क्लियर है भाई? चलो अब बाकी डिजीज की बात करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हर्पीस। ठीक है, हर्पीस एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। और ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस कितनी तरह का होता है? दो तरह का होता है। हम्म, एक नजर आ रहा है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 और एक नजर आ रहा है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2। 1 और 2 में क्या फर्क है? देखो, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 करवाता है ओरल हर्पीस, जबकि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 करवाता है जेनाइटल हर्पीस। दोनों के अंदर क्या फर्क है? ये ओरल रीजन में होगा, ये जेनाइटल रीजन में होगा। अब जाहिर सी बात है, वो हर्पीस जो ओरल रीजन में हो रहा है वो कैसे फैलेगा? जल्दी बताओ। वो हर्पीस जो ओरल रीजन में हो रहा है वो फैलेगा कैसे? बोलो भैया, क्या ख्याल है? सिंपल, वो फैलेगा स्लाइवा के जरिए, ओरल रूट से। जबकि जेनाइटल हर्पीस सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलेगा। सवाल ये होता है कि ओरल हर्पीस के क्या साइन और सिम्टम्स होंगे? बहुत सिंपल सी बात है भाई, हर्पीस क्या है? छाले हो जाएंगे, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे। किसके अराउंड? माउथ के अराउंड। जबकि जेनाइटल हर्पीस में सोर्स बन जाते हैं। किसके अराउंड? जेनाइटल्स के अराउंड। जेनाइटल्स कहते हैं आपके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनके अराउंड। ठीक है, इसके अलावा भी इसके कई साइन और सिम्टम्स होते हैं, बट इतना भी याद रख लो, दैट इज मोर देन इनफ। इसकी ट्रीटमेंट क्या है? एंटीवायरल इसमें ट्रीटमेंट होती है, इसका इलाज नहीं होता, क्योर नहीं है। बट हाँ, इसको आप इससे बच सकते हो। सही है। फिर हमारे पास जो दूसरा इन्फेक्शन है, दैट इज द पोलियो। पोलियो किसकी वजह से होता है? पोलियोमिलाइटिस की वजह से। अब पोलियो इन्फेक्शन जब भी होता है ना, इसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मोटर न्यूरॉन्स डैमेज होने से क्या होगा? मोटर न्यूरॉन डैमेज होंगे तो जाहिर सी बात है आपके मसल्स में पैरालिसिस हो जाएगी। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं भैया? मोटर न्यूरॉन आपके बॉडी के अंदर वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करते हैं। तो अगर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गए तो लोअर लिम्ब पैरालिसिस हो जाता है। सही है। कैसे फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर से। कंटामिनेटेड वाटर से। कुछ किताबें ये लिखती हैं और इंटरनेशनल बुक्स भी आपको ये लिखी हुई नजर आएंगी कि देर आर टू स्टेप्स ऑफ पोलियो इन्फेक्शन। पहले स्टेप के अंदर क्या होता है? नजला जुकाम खांसी बुखार वाली सिम्टम्स होंगी, जिसे आप नॉन पैरालिटिक सिम्टम्स कहते हो। और दूसरा जो फेज होता है उसके आप कहते हो पैरालिटिक सिम्टम, जिसके अंदर आपके पास क्या हो रहा था? जिसके अंदर आपके पास पोलियो रिलेटेड साइन और सिम्टम्स शो हो रहे होते। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कहानी। अब सवाल ये होगा कि भाई इसकी साइन और सिम्टम्स क्या होंगे, वो मैंने आपको बता दिया। ट्रीटमेंट क्या है? इसकी दो वैक्सीन आती है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन और ओरल पोलियो वैक्सीन। आपके घर में जो पोलियो वैक्सीन आप पिलाने वाली आती है वो कौन सी है? इनएक्टिवेटेड और ओरल? बता सकता है कोई मुझे? हाँ, ओरल। जवाब। चलो, ये हो गया पोलियो। अब हम बात करते हैं मीजल्स की। मीजल्स क्या होता है? मीजल्स को उर्दू में कहते हैं खसरा। तो अब खसरा किसकी वजह से होती है, या मीजल्स किस वजह से होता है? मीजल्स का ताल्लुक, मीजल्स वायरस का ताल्लुक कौन सी फैमिली से? पैरामाइक्सो वायरस फैमिली से। सवाल ये होगा कि अब फैलेगा कैसे? भाई सिंपल सी बात है, ये फैलेगा कफ से, स्नीजिंग से, यानी कि छींकने से, खांसने से फैलेगा। किसको होता है मीजल्स? बच्चों को होता है। क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं देखने? किसी ने खसरा के साइन और सिम्टम्स देखे हैं? बिल्कुल देखे होंगे। क्या होता है? रैश होती है, बॉडी के ऊपर रैश होने लगती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, फीवर होता है, मसल पेन होता है। कैसे बचा जाता है मीजल से? एक वैक्सीन आती है जिसको आप कहते हो MMR वैक्सीन, मीजल्स मम्स एंड रुबेला वैक्सीन। ये MMR वैक्सीन लगवाई जाती है और इस MMR वैक्सीन के जरिए आप बच सकते हैं, बच्चा बच सकता है किससे? मीजल्स। ठीक है, फिर आता है मम्स। मम्स
अगेन सेम वायरस फैमिली से ताल्लुक है, पैरामाइक्सो वायरस फैमिली से। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मम्स जो है उसके अंदर आपका इन्फ्लेमेशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड ना, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अगेन वैक्सीनेशन इसका हाल है। फिर आता है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज। ये एक वायरस की वजह से होता है जिसका नाम है बेगोमो वायरस। और फैलता किससे, ये व्हाइट फ्लाई पेस्ट से फैलता है। इसकी वजह से कर्लिंग हो जाती है लीफ, लीफ के अंदर। बस इतना इतना भी याद कर लोगे ना, चलता रहेगा, कोई मसला नहीं होगा। इतना इतना भी याद कर लिया, दैट इज मोर देन एनफ। इससे ज्यादा आपने याद करना भी नहीं। अब आ जाओ एनिमल वायरसेस के ऊपर। ठीक, एनिमल वायरसेस क्या होता है, चलो अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल वायरसेस को। इतना क्लियर है भाई, जल्दी बता दो। ओके, चलो अब इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। एनिमल वायरसेस कौन से वायरसेस होते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं। उसके अंदर जो सबसे पहली चीज हमने देखनी है वो वायरस है, कौन सा वायरस है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किससे फैलता है, उसका वेक्टर क्या है, या उसका होस्ट क्या है। तीसरा फिर हम देखेंगे कि कौन सी तरह का वायरस है, टाइप क्या है उसकी, डीएनए वायरस है, आरएनए वायरस है, क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि वो ट्रांसमिट कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होती है उसकी। और फिर हम बात करेंगे सिम्टम्स की। चलो, तो सबसे पहला वायरस जो हम यहां डिस्कस करने वाले हैं वो है चिकनगुनिया वायरस। इसकी जो रियल प्रोनाउंसिएशन है ना, वो चिकॉगनिया वायरस है। ठीक है। किससे फैलता है पता है, ये तो कराची के अंदर एक वक्त तक बहुत फैला है। किससे फैलता है, और पिछले साल भी काफी इसका आउटब्रेक आया था। ये एक मॉस्किटो की वजह से फैलता है, जिसे आप एड्स मॉस्किटो कहते हो, और अल्टीमेटली ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। इस वायरस का ताल्लुक आरएनए वायरस फैमिली से, ये आरएनए वायरस है। दूसरी बात ये कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरस, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। सही है। फैलता किससे, मैंने आपको बता दिया। किसके जरिए फैलेगा, ब्लड के जरिए फैलेगा। सिम्टम्स क्या होते हैं पता है किसी को इसके, जबरदस्त सिम्टम्स क्या होते हैं, जॉइंट पेन, आर्थराल्जिया कहते हैं इसे आप, जॉइंट पेन। और क्या देखने को मिलेगा, फीवर अच्छा खासा होता है, कोई 102 104 तक जाता है। फिर आपके पास आई पेन, ये इसके मेजर सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया चिकनगुनिया। ठीक है, चलो ये वायरस हो गया। ठीक है, अब दूसरा वायरस कौन सा है? दूसरा वायरस है डेंगू वायरस। तो डेंगू वायरस तो हम पढ़ ही चुके हैं। डेंगू वायरस कौन सा, किस वजह से फैलता है, मॉस्किटो की वजह से, एनोफिलस मॉस्किटो की वजह से नहीं, यही चिकॉगनिया फैलाने वाले मॉस्किटो की वजह से, जिसे आप एड्स मॉस्किटो कहते हैं। ये भी क्या है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सही है। अगेन ये भी ब्लड के जरिए फैलेगा, ये ब्लड में होता है तो ब्लड के जरिए फैलेगा। दूसरी बात ये कि इसकी वजह से क्या होता है, किसी ने देखा है डेंगू में क्या होता है, डेंगू में बॉडी पे रैश होती है, और ना सिर्फ रैश होती है बल्कि उस रैश के साथ पेन भी होता है।
फिर अच्छा खासा फीवर होता है, और पेन होता है। पेन कहाँ होता है? आंखों के पीछे, आंखों के पीछे। सही, रेट्रो ऑर्बिटल पेन कहते हैं इसे, आंखों के पीछे होता है। रैशेस, वोमिटिंग, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, बस इतना भी याद कर लो चलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास आता है क्या भाई? फिर हमारे पास आता है इबोला वायरस। ये जो इबोला वायरस है ना, ये फैलता है डॉग्स के जरिए, बैट्स के जरिए। ठीक है, तो आप लिख लो डॉग्स, बैट्स, इनके जरिए फैलता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, और अगेन ये बॉडी फ्लूइड के जरिए फैलेगा। बॉडी फ्लूइड में स्लाइवा वगैरह आ जाता है, सही है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें फीवर होता है, लेकिन उस फीवर को आप कहते हो हेमोरेजिक फीवर। हेमोरेजिक फीवर, सही। चलो, ये इबोला हो गया। इबोला बड़ा खतरनाक वायरस होता है, अफ्रीका के अंदर बहुत फैलता है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये इबोला हो गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोरोना की। कोरोना बैट्स के जरिए फैला, कहा यह जाता है अब तक तो। ये कौन सा वायरस है? आरएनए वायरस है। दूसरी बात ये भी ड्रॉपलेट से फैलता है, नजर, चीखने से, खांसने से, ऐसे फैलता है, सही है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या होंगे? चेस्ट पेन, सांस लेने में दुश्वारी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सही, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये आपके कोविड के साइन और सिम्टम्स हो गए। ठीक है भाई, चलो, इसके अंदर कोई मसला? चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रियॉन्स। ठीक है, प्रियॉन्स क्या होता है और वायरॉइड्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रियॉन्स की। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स कुछ नहीं होते, सिर्फ प्रियॉन के बारे में इतना याद रखना कि प्रियॉन आर एबनॉर्मल प्रोटीन, दे आर इन्फेक्शियस प्रोटीन, या दे आर एबनॉर्मल प्रोटीन। एब नॉर्मल प्रोटीन है। क्या है भाई? एबनॉर्मल। अब इन एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से क्या क्या डिजीजेस हो सकते हैं? बहुत सारे डिजीजेस। नॉर्मली ये प्रियॉन फैलता है अनहाइजेनिक फूड से, कंटामिनेटेड फूड से, और इन सारी चीजों से नॉर्मली फैल रहा होता है। सवाल ये होता है कि सर कौन से ऐसे डिजीज हैं जो इस प्रियॉन की वजह से हो सकते हैं? प्रियॉन इज एबनॉर्मल प्रोटीन। कौन से ऐसे डिजीज हैं जो इस प्रियॉन की वजह से हो सकते हैं? तो उनकी बस नाम याद कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, नंबर वन, एक डिजीज है जिसका नाम है क्रूल्स फेल्ड जैकब डिजीज। क्रूल्स फेल्ड जैकब डिजीज। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, ये आपके लेवल पे नहीं है, बस नाम आपके लेवल पे है जो आपने याद रखना है। ये आपको नाम आना चाहिए बस। नंबर टू, क्रू। नंबर थ्री, फेटल फैमिलियल इंसोम्निया।
इसमें ऑर्गेनिज्म सोता ही नहीं है। फैमिलियल इनसोम्निया। अब ये मत कहना कि मुझे ये है। मुझे नींद नहीं आती। बेटा तुम लोगों को जिन कामों की वजह से नींद नहीं आती ना, वो अलग काम है। सही है? अच्छा, एक और डिजीज होता है जिसे मैट काउ डिजीज कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और यूट्यूब वीडियोस हैं, वो जाके देखना कि मैट काउ डिजीज के अंदर क्या होता है। मैट काउ डिजीज, ठीक है, ये याद रखना है। फिर हमारे पास आता है वायरॉइड्स। चल, ये हो गए प्रियॉन्स, एंड द लास्ट वन इज वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या होता है? देखो, अगर मैं वायरॉइड्स की बात करता हूं, तो वायरॉइड्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर आरएनए। बेसिकली ये सर्कुलर छोटे छोटे आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। सर्कुलर स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इसकी वजह से जो डिजीजेस हो रहे होते हैं वो क्या है? ह्यूमन के अंदर तो सिर्फ एक ही डिजीज होता है। कौन सा डिजीज? हेपेटाइटिस डी। जबकि ये ज्यादातर प्लांट्स के अंदर डिजीज कॉज करता है, जिसके अंदर प्लांट के डिजीज का नाम याद रखो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है भाई, ये याद रख लो। बाकी किस तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है ये आज तक अनक्लियर है, ठीक है, ये आज तक अनक्लियर। बुवाइन एनसेफेलाइटिस भी होता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। यहाँ पे आके हमारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह खत्म।